एक समय की बात है। एक गांव में बहुत बड़ा पुराना बड़ा सा घर था। पूरे गांव में वह घर भूतिया खंडहर के नाम से जाना जाता था। कोई भी गांव वाला उसके आगे से निकलने में बहुत डरता था। आधी रात होते ही उस घर से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती थी। एक दिन रमेश नाम का लड़का शहर से अपने भाई के घर गांव आता है। रमेश वहां से गुजर रहा होता है। अरे रमेश, कहाँ जा रहा है? जरा बात तो सुन। मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। तुम आ जाओ, हम मिलकर रहेंगे। बहुत मजा आएगा। अरे नहीं, ये तो चुड़ैल है। ये यहाँ कैसे आ गई? भागो रे भागो! हाय मम्मी, बचा लो! अरे रुक! जाता कहाँ है? मैं बहुत दिन से भूखी हूँ। अरे मर गया! अरे मर गया! बचाओ, कोई तो बचाओ! फिर वो जल्दी जल्दी अपने भाई के घर की ओर भाग जाता है। अरे भाई, दरवाजा खोलो! महेश भाई, दरवाजा खोलो जल्दी! अरे भाई, कौन है इतनी रात को जो दरवाजा पीट रहा है? जाओ, कविता जरूर तुम्हारा भाई होगा। वो ही बेसमय आ जाता है। अजी, क्या कहा आपने मेरे भाई के बारे में? जरा अपनी आंखों का इलाज करवाओ। ये मेरा नहीं, आपके भाई साहब पधारे हैं। बड़े आए। अरे पागल औरत, वो शहर से बहुत सारी सोने की गिन्नियां लाया है ताकि यहाँ मेरे पास संभाल कर रख सके। क्या कह रहे हो जी? तो ऐसा बोलो ना कि लक्ष्मी जी पधारी है। मैं अभी आई, लक्ष्मी जी। फिर वो दरवाजा खोलती है तो रमेश डरा हुआ खड़ा होता है। अरे भैया, आपका गांव तो बहुत डरावना है। यहाँ आते ही ऐसा स्वागत होता है क्या? पर हुआ क्या? इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बताऊं भैया, यहाँ भूतों का वास है क्या? मैं तो घर की ओर ही आ रहा था, लेकिन जिस रास्ते से आ रहा था वहाँ पर एक बड़ा सा घर था, और जैसे ही मैं उसके आगे से निकलने लगा वहाँ मुझे चुड़ैल दिखाई दी। वो मुझे बुलाने लगी। क्या कह रहे हो भाई? तुम्हें वहाँ से नहीं आना चाहिए था। वहाँ से जो भी निकलता है वो गायब हो जाता है। नहीं भैया, मैं वहाँ रुका ही नहीं। जैसे ही चुड़ैल दिखी मैं तो वहाँ से 9-2-11 हो लिया। अब सब ठीक है, तुम घबराओ नहीं। हम कल ही जाकर इन गिन्नियों को किसी सुरक्षित जगह पर दबा देंगे। फिर अगले दिन सुबह होने पर चलिए अब इन सारी सोने की गिन्नियों को सही जगह ठिकाना लगा दें, जहाँ ये सुरक्षित रहें। फिर दोनों भाई उन सारी गिन्नियों को लेकर घर से निकल जाते हैं। देखो भाई, रास्ते में वही खंडहर आएगा। तुम डरना मत और चौकन्ने रहना। जहाँ हमें जाना है वो रास्ता वहीं से होकर आता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा। भाई, कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। फिर इतना बोलकर दोनों भाई निकल जाते हैं, और जब वह खंडहर आता है तो दोनों बहुत डर जाते हैं। वहाँ बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। भैया, मुझे तो डर लग रहा है। कौन हो तुम दोनों? अब तुम दोनों नहीं बचोगे। हा 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 हा। भैया, अब हम क्या करेंगे? ये चुड़ैल तो हमारे सामने ही खड़ी है। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरे पीछे आ जाओ। फिर चुड़ैल महेश को अपने मुंह में निगल लेती है। भैया नहीं, भागो यहाँ से, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे भी खा जाएगी। मुझे किसी की मदद लेकर आना होगा। फिर वो भागकर वापस गांव जाता है। भाभी, दरवाजा खोलिए भाभी। अरे रमेश, तुम वापस भी आ गए? तुम्हारे भैया कहाँ हैं? नहीं भाभी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वो खंडहर वाली चुड़ैल भैया को साबुत ही निगल गई। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे सामने ही वो चुड़ैल भैया को निकल गई। मैं किसी तरह भाग आया ताकि मदद लेकर आज। फिर कविता घर के अंदर जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या करें। इतने में रमेश कुछ गांव वालों को भी इकट्ठा कर लेता है। फिर कविता, रमेश और सब गांव वाले उसी खंडहर के पास जाते हैं। अरे ओ चुड़ैल, बाहर निकल, मेरे पति को खा गई। हिम्मत है तो बाहर निकल। अरे भाभी, आपको डर नहीं लगता क्या? देवर जी, डर तो लगता है, लेकिन अपने पति को बचाने के लिए मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। इतने में चुड़ैल वहां आ जाती है। सब गांव वाले बहुत डर जाते हैं। आई मम्मी, बचा लो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे कविता बहन, आपके तो पति के पेट में है, आप भी अंदर चली जाओ। दोनों साथ में खुशी खुशी अंदर रहना, मजे करना। मैं मरना नहीं चाहता। भाभी जी नमस्ते, मैं जा रहा हूँ। ये तो बहुत खतरनाक दिखती है, भागो रे यहाँ से, अपनी जान बचाओ। बेकार में इनके साथ आ गए। डरपोक कहीं का, चल भाग यहाँ से। फिर सब गांव वाले डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अरे रुको डरपोक गांव वालों, कहाँ भाग रहे हो? ए चुड़ैल, उन्हें छोड़, इधर देख, मैं यहीं खड़ी हूँ। मैं तुझसे नहीं डरती, समझी ना? तूने मेरे पति को निगल लिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? आराम से बातचीत करके भी तो मामला निपटाया जा सकता है। तू वही है ना जो कल यहाँ से बचकर भाग गया था? उसे छोड़, पहले मुझे खा के तो दिखा जरा। देवर जी, आप दूर हट जाइए। फिर रमेश एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। ए पागल औरत, तुझे भी तेरे पति के ही पास पहुँचा दूंगी। हाँ हाँ, तो खाना मुझे, डर क्यों रही है? फिर उस चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कविता को भी मुंह में डालकर निगल जाती है। कविता भी चुड़ैल के पेट में पहुंच जाती है। अजी, आप ठीक तो है ना? अरे कविता, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और कैसी नहीं आती? मेरी लक्ष्मी जी तो आपके ही पास थी ना। हे राम, ये क्या कह रही हो? तुम्हें अभी भी गिन्नियों की पड़ी है। तभी कविता अपने पास से हनुमान जी की मूर्ति निकालती है, जो उसने छिपाकर अपने पास रखी थी। हे पवन सुत हनुमान, हे बजरंग बली, हमारी रक्षा करो। मैं आप पर ही विश्वास करके इस चुड़ैल के पेट में आ गई। बस आप ही रक्षा कर सकते हो। जय बजरंग बली। हाँ कविता, ये तुमने ठीक किया। अब तो इनका ही सहारा है। बजरंग बली की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, सियापति रामचंद्र महाराज की जय हो। इतना बोलते ही हनुमान जी की मूर्ति से प्रकाश निकलने लगता है और वह मूर्ति कविता के हाथ से निकलकर बड़ी होने लगती है। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? मर गई रे। मेरे पेट में इतना दर्द क्यों होने लगा? ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। जैसे जैसे मूर्ति बड़ी होने लगती है, वो चुड़ैल भी अपना शरीर बड़ा करती जाती है। फिर हनुमान जी की मूर्ति और बड़ी होने लगती है और वो इतनी बड़ी हो जाती है कि चुड़ैल का पेट ही फट जाता है और ऐसे ही उसका अंत हो जाता है और मूर्ति फिर से छोटी होकर कविता के हाथों में आ जाती है। बहुत समय पहले की बात है। रमेश नाम का मोची अपनी बीवी कावेरी और बेटे मोनू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रमेश गली के नुक्कड़ पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करता था। तभी वहाँ उस इलाके के सेठ की गाड़ी आकर रुकती है। फिर उसमें से वहाँ का सेठ उतरता है और वहाँ के लोगों से बड़ी बदतमीजी से बात करता है। पहले तो वो वहाँ खड़े एक बूढ़े आदमी की बहुत सारी सब्जियाँ उठा लेता है। सेठ जी, 200 रुपए हो गए। तेरी इतनी हिम्मत,
जो तू मुझसे पैसे मांगे। नहीं देता मैं पैसे। बोल क्या करेगा? क्या करेगा? सेठ जी, 200 रुपए आपके लिए तो छोटी सी बात है, हमारा तो उसी से घर चलता है। तू ऐसे नहीं मानेगा। मोनू को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। देखो ना पापा, कितना बदतमीज आदमी है ये। तू चुपचाप जूते पॉलिश कर और वहाँ ध्यान मत दे, ये तो यहाँ की रोज की बात है। बूढ़ा आदमी बेचारा अपनी गिरी हुई सब्जियां उठा उठा कर अपने ठेले पर वापस रखने लगता है। उसके बाद सेठ रमेश के पास जाता है। ए सुन, चल मेरे जूते पॉलिश कर। जी सेठ जी, अभी करता हूँ। रमेश उस सेठ के जूते पॉलिश कर ही रहा होता है तो गलती से ब्रश उस सेठ की पैंट पर लग जाता है और पैंट पर पॉलिश का निशान आ जाता है। सेठ वो निशान देखकर आग बबूला हो जाता है और गुस्से में आकर रमेश को एक लात मारता है, जिससे रमेश बेचारा दूर जाकर गिर जाता है। अबे ओए अंधे, ये क्या किया तूने? पता है कितने महंगे कपड़े हैं मेरे? पापा पापा उठो, पापा पापा पापा, आप ठीक तो हो ना पापा? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अंकल, आपने मेरे पापा को क्यों मारा? हम गरीब हैं तो क्या आप हमारे साथ कुछ भी करोगे? अब तू मुझे बताएगा कि मैं क्या करूँ? अरे अरे सेठ जी इसे माफ कर दो, ये तो पागल है, इसे पता नहीं है कि कैसे बात करते हैं। मुझे पता है पापा, पर शायद इन अंकल को नहीं पता कि हमें सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, चाहे कोई गरीब हो या अमीर। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाएगा? अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। सेठ गुस्से में आकर रमेश को और ज्यादा मारता है। मोनू अपने पापा को बचाने की बहुत कोशिश करता है पर बेचारा कुछ कर नहीं पाता। उसके बाद सेठ वहाँ से चला जाता है और फिर मोनू भी अपने पापा को घर ले जाता है। रमेश को इतनी ज्यादा चोट लगी होती है कि वो अगले दिन जूते पॉलिश करने नहीं जा पाता, इसलिए उसकी जगह मोनू जूते पॉलिश करने चला जाता है। जूते पॉलिश करवा लो, जूते, मैं आपके जूते शीशे की तरह चमका दूंगा। आओ आओ आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। मोनू ऐसे ही रोज नुक्कड़ पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करता है, जिससे उसके घर का गुजारा हो रहा होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन फिर से वही सेठ आकर लोगों से बदतमीजी करने लगता है। तेरा बाप तो डर कर घर में बैठ गया, और तुझे भेज दिया यहाँ। जी सेठ जी, वो मेरे पापा की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए आज उनकी जगह मैं आया हूँ। उस दिन के लिए आप मुझे माफ कर दो सेठ जी, घर में खाने को कुछ नहीं है, मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। ये सब कहानी मुझे मत सुना, समझा? और अपना ये सारा सामान यहाँ से हटा। नहीं, मैं अपना सामान यहाँ से नहीं हटाऊंगा, और अगर आपने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं पुलिस को जाकर बता दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा। सेठ उस वक्त तो वहाँ से चला जाता है, पर रात को जब मोनू घर वापस आ रहा होता है तो वो सेठ चुपके से उसका पीछा करता है। आज तो मैं इसके हाथ पैर ही तोड़ दूंगा, फिर देखूंगा कल से कैसे जूते पॉलिश करने आएगा। सेठ अपनी गाड़ी को तेजी से मोनू की तरफ लेकर जाता है और उसे एक टक्कर मारता है। मोनू का सर सीधा एक पत्थर में जाकर लगता है। मोनू खून में लथपथ सड़क पर पड़ा रहता है और सेठ वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद एक आदमी वहाँ से गुजरता है तो वो मोनू को वहाँ मरा पड़ा देखता है। वो जल्दी से मोनू के माँ बाप को जाकर ये बात बताता है। मोनू के माँ बाप को जैसे ये बात पता चलती है, वो दौड़ते हुए वहाँ आते हैं और मोनू को मरा देख बहुत रोते हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक रात सेठ एक सुनसान जगह से गुजर रहा होता है। तभी अचानक उसकी गाड़ी रुक जाती है। ये क्या हो गया? अचानक मेरी गाड़ी कैसे रुक गई? ये तो बिल्कुल ठीक थी। सेठ गाड़ी से उतरकर चेक करने लगता है कि गाड़ी में कुछ खराबी तो नहीं हो गई, और तभी पीछे से एक आवाज आती है। जूते पॉलिश करवा लो सेठ जी, आपके जूते बहुत गंदे हो रहे हैं। सेठ तुरंत पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर तभी उसे दोबारा वही आवाज आती है। सेठ जी, आपके जूते बहुत गंदे हैं, क्या मैं इनको साफ कर दूं? सेठ वापस पीछे देखता है तो कोई भी नहीं होता। अब सेठ को डर लगने लगता है। वो जल्दी से गाड़ी ठीक करता है और वहाँ से निकल जाता है। घर जाकर सेठ चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। आधी रात सेठ को किसी के चलने की आवाज आती है तो वो अचानक उठ जाता है। सेठ देखता है
कि उसके बेड के पास उसके जूते रखे हुए हैं जो बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। ये जूते तो अलमारी में रखे थे, इनको यहाँ लाकर किसने रखा? पर ये इतने गंदे कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। सेठ जी, जूते पॉलिश कर दूं क्या? बहुत गंदे हो रहे हैं। कौन है यहाँ? सामने आओ। मोनू का भूत सेठ के सामने जूते पॉलिश करने का ब्रश लेकर खड़ा हो जाता है। जूते पॉलिश करवा लो सेठ जी। भूत भूत भूत! मैं तो आपके जूते पॉलिश करने आया हूँ सेठ जी, जूते पॉलिश करवा लो। अरे भाई, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो। जूते तो आपको पॉलिश करवाने ही पड़ेंगे सेठ जी। सेठ आगे कुछ बोल पाता उससे पहले भूत वहाँ से गायब हो जाता है। पूरी रात सेठ उस भूत के डर की वजह से सो नहीं पाता। फिर सुबह उठकर उसे लगता है कि शायद रात को जो हुआ वो उसका वहम था। वो रोज की तरह तैयार होकर नाश्ता करने बैठ जाता है। रामू काका, मेरा नाश्ता लेकर आओ। ये लीजिए सेठ जी, आपका नाश्ता। ये क्या है? क्या बदतमीजी है ये? क्या हुआ सेठ जी? नाश्ते की प्लेट में जूते रख कर लाए हो और मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? मैं तो नाश्ते में पनीर के पराठे लाया हूँ। सेठ दोबारा अपनी प्लेट की तरफ देखता है तो उसमें जूते नहीं बल्कि सच में पनीर के पराठे होते हैं। सेठ बिना नाश्ता किए टेबल से उठ जाता है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। गाड़ी चलाते चलाते सेठ के दिमाग में वही सब बातें चल रही होती हैं जो उसके साथ उन दिनों हो रही होती हैं। फिर रेड लाइट पर सेठ अपनी गाड़ी रोकता है तो तभी मोनू का भूत खिड़की पर आकर खड़ा होता है। आपके जूते बहुत गंदे हैं सेठ जी, पॉलिश कर दूं क्या? हाँ, फिर से वही भूत। कोई मुझे बचाओ इस भूत से, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। सेठ जल्दी से अपनी गाड़ी का शीशा बंद करता है और गाड़ी को वहाँ से भगा लेता है। आखिर क्यों ये भूत मेरे पीछे पड़ गया है? आखिर ये मुझसे क्या चाहता है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? सेठ इतना बोलता ही है कि उसके पीछे से दो हाथ आते हैं और उसका गला पकड़ लेते हैं। सेठ शीशे से देखता है कि उसके पीछे वही भूत बैठा हुआ है और उसका गला दबा रहा है। सेठ अपने आप को बचाने की खूब कोशिश करता है पर वो भूत उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। छोड़ो मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, पहले तुमको मुझसे अपने जूते पॉलिश करवाने पड़ेंगे, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। सेठ की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी सीधा एक पेड़ से जा टकराती है। जब उस सेठ को होश आता है तो वो खुद को एक झोपड़ी में लेटा हुआ पाता है। ये मैं कहाँ आ गया और तुम लोग कौन हो? भूल गए क्या सेठ जी? मैं वही जूते पॉलिश करने वाला हूँ जिसे आपने एक दिन बहुत मारा था। मैंने मारा था? अच्छा, हाँ मुझे याद आया, पर वो तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ था। है वो अभी है कहाँ? वो अब इस दुनिया में नहीं रहा सेठ जी। क्या? पर कैसे? वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, क्योंकि मैं काम करने की हालत में नहीं था तो मेरा बेटा मेरी जगह जूते पॉलिश करने का काम करने लगा था ताकि वो कुछ पैसा कमा सके। पर क्या? पर कुछ दिन बाद ही जब एक रात वो काम करके वापस आ रहा था तो किसी गाड़ी वाले ने उसे सोम बाजार गली में टक्कर मार दी। सोम बाजार गली? क्या वो मर गया? क्या वो सच में मर गया? सेठ फिर सारी बात रमेश को सच सच सब कुछ बता देता है कि कैसे उसी की गाड़ी से उसके बेटे की मौत हुई थी और अब वो भूत बनकर उसके पीछे पड़ गया है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। सेठ को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो फिर कभी किसी को परेशान नहीं करता, यहाँ तक कि वो लोगों की मदद करने लगता है और रमेश की भी एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान खुलवा देता है। रमेश और उसकी पत्नी अच्छे से जीवन जीने लगते हैं। मोनू के भूत को इस बात की खुशी होती है कि उसके माँ बाप अब एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और वो सेठ अब एक अच्छा आदमी बन गया है, इसलिए वो फिर कभी उस सेठ को दोबारा नहीं देखता।